चैप्टर में से 2 मार्क का क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव आना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से आना है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे फोकस करना पड़ रहा होता है। तो मैं लगातार एक के बाद एक बताता चलूंगा। पहले इसके बेसिक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाँ, मेरी आंखें ऐसे लग रही हैं, लेकिन मैं रो नहीं रहा था, मैं ड्राइविंग करके आया हूँ। तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से जैसे ही स्क्रीन के सामने बैठा मुंह धो के मेरी आंख इतनी भयंकर लाल हो रही कि दिख ही नहीं रही वो उसमें। लेकिन भरोसा करो, नहीं रो रहा हूँ। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव आकाश। तो 2 नंबर में अपन धीरे धीरे इकट्ठा करते चलते हैं क्वेश्चन, और देखते भी चलेंगे। मैं बताते जाऊंगा कौन सा कॉमन क्वेश्चन होगा, कौन सा मॉडरेट क्वेश्चन होगा। और अच्छा, पहले चलो ठीक है, बात कर ही लेते हैं कि कॉमन क्वेश्चन कौन से होंगे इसमें। अगर मैं बिना चैप्टर पढ़े बात करूं तो इसमें जो कॉमन क्वेश्चन होंगे, वो पहला क्वेश्चन जो होगा, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। उसके बाद जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, जिसमें द्विखंडन, बहुखंडन, बीजाणु समासंघ, और जो है मुकुलन और पुनरुद्भवन, ये जो भी विधियां हैं 2 मार्क के हिसाब से कोई भी पूछी जा सकती है। कोई भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा अगर कोई भी विधि पे आता है क्वेश्चन तो, है ना। और उसके अंदर जो आप पहला खंडन पढ़ते हो, खंडन में द्विखंडन और बहुखंडन आता है, उसमें अंतर भी पूछा जा सकता है ना। तो वो भी अंदर का क्वेश्चन बन जाएगा, खैर वो थर्ड लेवल पे जाएगा। सेकंड फर्स्ट लेवल पे तो ये रहेंगे कि आपको ये विधियों के नाम, उनके जो उदाहरण होते हैं कि किस जीवाणु में ये जनन पाया जाता है, वो जीवाणु मतलब जानवर में, जीव में वो जनन पाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी सामान्य सा क्वेश्चन होगा। यदि मैं देखता हूँ नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का केवल चित्र बनाने को आता है, यदि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए, बना के जाना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करके एक बार बनाना बनता है उसको, क्वेश्चन को, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का। और उसके बाद जो है एक ऋतुस्राव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि गर्ल्स के हाइजीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और अभी बहुत मुद्दा उठा हुआ है, लगातार लगातार लोग बाग उस पर मूवीज बन रही हैं, बात कर रहे हैं लोग बाग कि क्यों इसको एक टैबू समझ लिया गया है। टैबू मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जिस पे समाज बात करने से बचता है, डरता है, हिचकता है बात करने में, तो वो एक टैबू बोलते हैं उसको, टैबू बोलते हैं शब्द है इंग्लिश में। तो क्यों उसको एक टैबू बना के रखा है, क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्यों होता है, या ऋतुस्राव क्या है, इस को क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव, रजोधर्म, या फिर जो पीरियड्स होते हैं वो क्या है, कैसे होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। और वो जनन स्वास्थ्य उसके लेकर है, आपको स्वास्थ्य को लेकर। तो वो हाइजीन को मैटर करता है, और बहुत कॉमन सा मुद्दा है, जिसके कारण से भविष्य में बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं अगर वो उसका साइंस नहीं पता है, खासतौर पे विशेषकर गर्ल्स को। तो वो बहुत लाइमलाइट में रहा है क्वेश्चन। तो वो एक क्वेश्चन वो है। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर का क्वेश्चन है, हालांकि वो तो वो मॉडरेट भी रहेगा, और जो फर्स्ट वाले में भी रहेगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। गर्भ निरोधन की विधियां जो है, गर्भ निरोधन की विधियां जो है वो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्यों कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधन की विधियां जो है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसका नॉलेज रखें। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ताकि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है भारत में, जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उसको रोका जा सके। तो वो कॉमन सा क्वेश्चन होगा। ये सारे क्वेश्चन कॉमन से होंगे अगर आता है तो, है ना। इसके बाद अगर मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर में जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। मॉडरेट क्वेश्चन, ये मैंने आपको कॉमन से क्वेश्चन बताया, ये आपको पता ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ अब मेरे को ग्रुप पे भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे अभी टाइम मिल जाता है तो मैं अभी ग्रुप पर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कल की प्रिपरेशन करना है। कल है विज्ञान दिवस, है ना, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं कल, 28 फरवरी। और मैं एज अ साइंस टीचर, मेरा कुछ दायित्व है कल बच्चों के साथ शेयर करने का, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। हालांकि 10th क्लास के बच्चे उससे बाहर रहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं पहले ही आपको कल के विज्ञान, वैसे क्लास लगेगी लेकिन फिर भी पहले ही बोल देता हूँ, हैप्पी साइंस डे, है ना। तो कल मना रहे होंगे अपन, कल बोलना आप अभी मत बोलो। हो सकता है मैं भूल जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ ना तो मेरे को याद रहती है फिर।
तो जनन के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? डीएनए की कॉपी बनना, प्रतिकृति, कॉपी मतलब प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी बनना जरूरी है। एक्चुअली जनन में हो क्या रहा होता है, एक जीव अपने डीएनए की कॉपी ही बना रहा होता है, और उस डीएनए की कॉपी में पूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जिसमें जीव जो है, जीवधारी जो है, वो अपने समान को सारे गुणधर्म उस डीएनए के थ्रू, सारी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का, वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होते हैं, ताकि जो नया जीव बने उसके डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन रहे और वो वापस इंसान का बच्चा इंसान ही हो, है ना। तो वो चीज है, डीएनए की प्रतिकृति बनी जाती है। तो इसमें जो है विभिन्नता का महत्व क्यों है वो आप सभी जानते हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जीवाणु का उदाहरण लेते हैं। अगर जीवाणु में विभिन्नता आती है, कुछ जीवाणु हो सकता है टेम्परेचर को ना सह पाते हो, लेकिन हो सकता है जीवाणुओं के जो नए प्रजनन के उदाहरण, नए जीवाणु जो उत्पन्न हो सकता है उनमें वो विभिन्नता के कारण से वो एबिलिटी आ गई, वो ज्यादा तापमान सह सके। तो एबिलिटी अच्छी है, वो एबिलिटी अच्छी है, विभिन्नता आना अच्छा है, जरूरी है। बायोलॉजिकल चेंज आना जीव में जरूरी है, वो फायदेमंद है इंसान के लिए, है ना। उसके बाद ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, एक क्वेश्चन हो जाता है जो कि जरूरी होता है। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो ये क्वेश्चन जैव विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है किसी पेपर में, तो इसलिए अपन छोड़ नहीं सकते। अगर इसका आंसर पूछे, क्वेश्चन समझो क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, लेकिन व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। बोल रहे हैं अगर हम किसी जीव, जैसे जीवाणु की बात कर रहे थे, विभिन्नता आ रही तो उसके लिए तो लाभदायक है, वो टेम्परेचर सहने वाले उसके जीवाणु बन जाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं जो जीवाणु की कम्युनिटी है उसके लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर व्यक्ति स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी बढ़ती है, तो उसके समाज पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। समाज तो वैसा का वैसा चलता रहेगा। हाँ, जो कमजोर होगा वो अलग हो जाएगा, वो सही है। तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो याद करने में बहुत आसानी होगी। और क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। व्यक्ति के लिए तो सही है, लेकिन जीवाणु की पूरी कम्युनिटी के लिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। वो जीवाणु की कम्युनिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जरूरी अच्छा रहेगा वो। अगर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है या उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, उसकी जाति के लिए जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए विभिन्नता। जाति के लिए, उसके पर्टिकुलर के लिए वो अच्छा है, अच्छी है, लाभदायक है, पर्टिकुलर खुद के लिए, है ना। तो वो चीज है। उसके बाद आ जाता है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो सबसे पहले आता है विखंडन, है ना। विखंडन जो है वो क्या कैसा कैसा होता है जीवों में। इसको अगर एक दो नंबर में लिखना चाहो तो साफ साफ लिखा हुआ है, एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तरह से हो सकता है। नॉर्मली जीवाणु और प्रोटोजोआ में क्या होता है, कोशिका द्वारा सामान्यतः शरीर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जीवाणु और प्रोटोजोआ में। तो उनका कोशिका विभाजन द्वारा मतलब कोशिका विभाजन द्वारा, और जो अमीबा होता है उसमें कोशिका विभाजन किसी भी तरह से हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं है, उसमें उसमें कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पर पक्का है कि दो बराबर हिस्सों में बटेंगे, जीवाणु और प्रोटोजोआ में। यहाँ पर अमीबा में प्रजनन दिखाया हुआ, अमीबा कैसे धीरे धीरे होके दो हो जा रहा है ना। उसके बाद लिखा है परंतु कुछ एक कोशीय जीवों में शरीर की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कालाजार के रोगाणु का नाम क्या है, लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीव में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अनेक कोशीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें बहुखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर विखंडन और बहुखंडन में अंतर आ सकता है, विखंडन और बहुखंडन में, है ना। खंडन अलग है, ये बहुत कम आता है, खंडन बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं अपन। तो जो द्विखंडन होता है या बहुखंडन होता है वो किसमें, अमीबा, लेशमानिया यानी कि कालाजार का रोगाणु जो है, और प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया किसके कारण से होता है, प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। रोग वाहक जो है वो मच्छर होता है, मच्छर यही परजीवी को कैरी करता है, तभी मलेरिया होता है। फिर उसके बाद आता है खंड। अच्छा, यहाँ पर ईस्ट का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग होते हैं, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे कि हमने क्रियाकलाप में देख चुके। तो ईस्ट में जो है वो मुकुलन होता है,
क्वेश्चन आया है ना, ऑब्जेक्टिव आया है ना, ईस्ट में कौन सा किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। हाँ भैया। हाँ भैया। उसके बाद आता है खंडन। तो सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीवों में जन्म की सरल विधि कार्य करती है, उदाहरणतः स्पाइरोगारा। मतलब ऐसे जीव जिनकी बॉडी सरल है, उदाहरण के लिए स्पाइरोगारा। तो ये क्या हो जाता है, कोई भी जो ये जो है विकसित धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और टूट जाते हैं, जिसके कारण से जो टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे बढ़कर एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। स्पाइरोगारा खंडन का उदाहरण है। खंडन के बारे में मैंने फिर बोला कि बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम पूछा जाता है, इतना ही है खंडन। इसके बाद तो, परंतु ये बहुकोशीय सत्य नहीं है, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका हाजिर नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण है अधिकतर बहुकोशीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं, विशेष कार्य तो विशेष कोशिका कन्वर्ट करती है। हाँ, तो सीधी सी बात है, इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो जटिल बहुकोशीय जीव हैं, जटिल बहुकोशीय जीव, उनके लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है उपयुक्त होती हैं, और वो विशेष अंगों में पाई जाती हैं। वही लिखा हुआ है इसमें, जो कि इसमें वो नहीं। फिर उसका रहता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। हाँ, ये लिखा हुआ है कि कोशिकाएं जब दक्ष होती हैं विशेष कोशिका। उसके बाद पुनरुद्भवन। आई होप आप सभी ने वीडियो देखा है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया का चाकू से जो है 3 हिस्सों में काट देते हैं। उस पे प्लेनेरिया की 2 आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती हैं। बहुत सरल सा जीव है। और इसमें क्या कहते हैं, जिस अंग को काटा जाता है धीरे धीरे सब अंग वो विकसित होते जाते हैं और नया प्लेनेरिया हमको मिल जाता है ना। तो वो पुनरुद्भवन कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको जनरल नॉलेज के तहत लगे कि पुनरुद्भवन के तहत प्लेनेरिया तो अमर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरे जलीय जीव और दूसरे कीड़े इसको खा देंगे तो वो मर जाएगा। अमरता की डेफिनेशन ये है, खाने पर भी ना मरे, किसी भी तरह से जो मारा नहीं जा सके। इसको मारा जा सकता है, किसी का भोजन बन सकता है, तो अमर नहीं है। जय गुरुदेव। पुनरुद्भवन क्या होता है, शरीर को काट दिया जाए तो हर एक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। किस किस में होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीवों में पुनरुद्भवन होता है। हाइड्रा में भी होता है, हालांकि हाइड्रा में जो है, हाइड्रा को लिखा जाता है मुकुलन में। मतलब हाइड्रा जो है मुकुलन और पुनरुद्भवन दोनों का उदाहरण है। लेकिन आप कोशिश करिएगा, अगर आपसे जबरदस्ती पूछेंगे दूसरा उदाहरण बताओ तो हाइड्रा लिखिएगा पुनरुद्भवन में। लेकिन अगर नहीं पूछा जाए तो आप बिल्कुल प्लेनेरिया केवल लिख सकते हो। वैसे दोनों के उदाहरण है, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों है ना। उसके बाद मुकुलन में क्या होता है, जीव के अंग से एक अंग निकल जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये अंग जो है अलग होकर एक पौधे का निर्माण कर लेता है, तो वो मुकुलन होता है। उसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें पर्तन, कलम या रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक उपयोग कृषि में किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? गन्ना, गुलाब और अंगूर, है ना। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। जब हम ये चीज करते हैं ना, इसकी पर्तन, कलम और रोपण, तो एक सीधा सा उदाहरण लो। आप अगर रेड चेरी आपने आप खाई हो, यदि छोटे छोटे टमाटर जैसी होती है रेड चेरी, खट्टी मीठी लगती है खाने में, तो अगर हम उसको बीज को लगाते हैं तो चांसेस हैं वो 4 से 5 साल बाद, पौधा तो उग जाएगा, 4 से 5 साल बाद उसमें लीची वो उगेंगी, जो रेड बेरी होती हैं। मैंने क्या बोला अभी? रेड बेरी बोला था ना। चलिए। चेरी, चेरी, हाँ रेड चेरी। जो चेरी होती है वो हो सकता है बीज लगाने के बाद उस पौधा तो उग जाएगा, लेकिन फल जो है हो सकता है 4 साल में दे। तो अगर हम उसकी बाहर से वो ले आए, कलम ले आए और कलम करके लगा दें, तो फिर जो है वो जिस साल लगाओगे आप, जैसे सेशन आएगा उसका, उस सेशन में जो है वो उसी साल जो है फल देने लगेगी। तो कायिक प्रवर्धन तकनीक से ये फायदा होता है हमको, जो है वो फल बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो ये चेरी का उदाहरण याद रख सकते हो आप, रेड चेरी का उदाहरण। फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए जरूरी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। नॉर्मली अगर फलों को उगाना है तो उनका बीज चाहिए ना, बीज बोएंगे तब तो पेड़ उगेगा, उसके बाद उगेंगे फल। लेकिन इस तकनीक का उपयोग हम केला, संतरा, गुलाब जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग में करते हैं जो बीज की क्षमता खो चुके होते हैं। आप बोलोगे संतरे में तो बीज होते हैं, लेकिन कई संतरे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होते हैं बीज, तो उनको उगाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कलम कर सकते हैं, पर्तन कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो 2 लाभ हैं। पहला, अगर बीज खो चुका है पौधा, बच्चा बोल रहा था, बीज खो चुका है पौधा, तो हम उन पौधों को भी उगा सकते हैं, बीज खो चुका है यदि।
और दूसरा लाभ ये है कि जन्म समान होते हैं, संतरे का पौधा संतरा ही होगा। जाहिर सी बात है ना यार, ये तो बच्चों वाला वो है। संतरे का पौधे में आम थोड़ी ना लगाएंगे, पौधा नहीं होता, पेड़ होता है संतरे का, पेड़ ही होता है ना। हाँ, अभी बेर का सीजन आ रहा है। ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन में क्या करते हैं, पौधे का एक हिस्सा ऊतक लेते हैं और उसको लैब में तैयार करते हैं, और जब वो उग जाता है कृत्रिम माहौल, उसमें कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। और अच्छा, यहाँ पर एक कैलस शब्द आता है, कैलस, है ना। तो ये वाली पूरी लाइन हो सकता हो आपको खालिस्तान में मिल जाए या एक शब्द में मिल जाए। इन कोशिकाओं को क्या करा, ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे ये जैसा आपने याद है ना, मैंने बताया होगा आपको, जब सोशल साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें चैप्टर में बीच बीच में से बॉक्स आते थे और वो क्वेश्चन कई बार आपको उसमें आए हैं, 2 नंबर में आए क्वेश्चन। साइंस में जब भी ये वाला पोर्शन आता है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर की भरमार होती है। तो ऊतक संवर्धन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ऊतक संवर्धन तकनीक तीसरे कैटेगरी का वो होगा, बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऊतक संवर्धन क्या होता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक तथा अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन की तकनीक पौधे के ऊतक और उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। मतलब जो टिप पे जो ऊतक होता है ना, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर जो विभाज्य ऊतक पाया जाता है, जो नया पौधा उग रहा होता है उसके ऊपर वाली हिस्से में, तो वही ऊतक निकालते हैं पौधे का और उसको जो है वो कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिका विभाजन होकर कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं, है ना। बोर्ड में भी लिखा हुआ है, जरूरी है। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कैलस किसको बोलते हैं। वो ऊतक भाग निकाला, लैब में तैयार किया, उसको संवर्धित किया, तो नई कोशिकाएं बनेंगी, विभाजित होंगी, कोशिका का समूह बनेगा, वो समूह कैलस कहलाता है। उसके बाद आता है बीजाणु समस्थान, फफूंद लग जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक बीज जैसा रहता है, वो बीज जहां जहां गिरते हैं वहां से फफूंद फिर और लगती जाती है, उसको हम राइजोपस में होता है बीजाणु समासन। द्विखंडन बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बीजाणु से जनन जिस प्रकार से लाभ होता है, जरूरी है ना। क्या आप सोच रहे हैं कुछ नहीं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो 2 विशेषताएं, वही है क्वेश्चन। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जन्म के लिए क्यों आवश्यक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो इसमें जरूरी है, चारों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले आता है पुष्प का लैंगिक जनन, मतलब लैंगिक जनन केवल इंसानों में नहीं होता, पुष्प में भी होता है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में लिखा हुआ कि क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यही पता चलेगा इसमें। यहाँ पर पहली बात, यहाँ युग्मनज जायगोट पता होना चाहिए आपको। लैंगिक जनन में 2 चीजें चाहिए पड़ती हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, 2 चाहिए। लैंगिक जनन में शरीर में 2 हिस्से होते हैं, नर और मादा, जैसे इंसान में मेल और फीमेल होते हैं, वैसे ही लैंगिक जनन में हमको 2 हिस्से चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब दोनों युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, या फिर उसको बोलते हैं जायगोट। तो और जो प्रोसेस होती है जायगोट बनने की, वो कहलाती है निषेचन, प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, जिसमें 2 युग्मक आपस में मिल रहे होते हैं और वो जो है जायगोट का निर्माण कर रहे होते हैं धीरे धीरे, तो वो युग्मनज कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है, और इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो लैंगिक जनन होता है वो उसमें कई, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे कैटेगरी का फिर से आता है, लैंगिक जनन के फायदे क्या है अलैंगिक जनन में क्या अपेक्षा, लैंगिक जनन के फायदे क्या है अलैंगिक जनन की अपेक्षा, कोई मुझे बता पाएगा क्या फायदे हैं लैंगिक जनन में, लैंगिक भाई जनन वो में लैंगिक जन्म में जो हम्म, संतति होती है वो अलग होती है उनसे, बिल्कुल। जो जनक रहते हैं, एक हो गया और ऋषि, अलैंगिक जन्म किसी में और को सेम बोल, टू सेम बन। हाँ, आलैंगिक में सेम टू सेम पौधे का वजह से ही दिखता है पौधा, उसके बूढ़े आलैंगिक लैंगिक में जो है वो अलग अलग होते हैं, पापा जैसे नहीं दिखते हैं, मम्मी जैसे नहीं दिखते। दूसरा कोई अंतर बता सकते हो, लैंगिक जन्म में क्या फायदा है, एक अंतर तो हो गया। निषेचन के लिए अंग होते हैं इसमें। ये तो अंतर हो जाएगा, मैंने अंतर गलती से बोल दिया हो यदि, तो लाभ क्या है, लाभ, लैंगिक जनन का लाभ क्या है अलैंगिक जनन की तुलना में, लैंगिक जनन में लाभ क्या है।
चलो कोई ना। वही संतति उत्पन्न कर रहा है, हमारे ऊपर ही निर्भर रहते हैं। हाँ ये तो सही है यार। जो जनन की प्रोसेस है वो जो है लैंगिक जनन में व्यक्ति पर निर्भर करती है, और अलैंगिक जनन में वो नियंत्रित नहीं है। वो तो बीज गिरा, नेचुरल प्रोसेस है वो, बीज गिरा या फिर सॉरी, अलैंगिक जनन में जो है वो ऑटोमेटिकली प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो रहा है, जैसे मुकुलन हो रहा है या फिर राइजोपस में बीज गिर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। एक बिल्कुल लिख सकते हो ये चीज। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मिले आपको लैंगिक जनन के क्या फायदे हैं तो उसको एक बार कर लीजिएगा, बेसिक भैया क्वेश्चन। हाँ एक ये भी हो सकता है ना, दो अलग अलग जनन से एक नई संतति उत्पन्न होती है, अलग अलग अ, गुण से, नई प्रजाति की। नहीं, ये फायदा नहीं है, दोनों में ही हो रहा होता है। नहीं यार, ये लाभ नहीं है लैंगिक जनन का, लाभ में नहीं लिख सकते। खैर दो लाभ काफी हैं। मैं ये लिख सकते हैं, सिर्फ विविधताएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की तुलना में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। और एक चीज और लिख सकते हो आप, लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जीव का निर्माण कर रही होती हैं और विशेष अंग होते हैं उनमें। उसके कारण से शरीर की अभिकल्पना जटिल हो पाती है। उसके कारण में पौधों में या फिर जो लैंगिक जनन होता है ना, ज्यादातर अलैंगिक जनन ज्यादातर साधारण, मतलब जिनका शारीरिक संरचना जटिल नहीं होती, ज्यादा जटिल नहीं होती, उनमें होता है। जबकि लैंगिक जनन जो है ऐसे जीवों में होता है जिनकी शारीरिक अभिकल्पना जटिल होती है। वो जटिल किस कारण से हो पाती है? वो जो है जय गुरुदर्शिका, इसमें चल रहा है क्या बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ लैंगिक जनन के क्या फायदे हैं अलैंगिक जनन की तुलना में। तो फायदे पता होना चाहिए, अंतर तो ठीक है, अंतर आपको मिल जाएगा, लेकिन फायदे भी पता होना चाहिए। तो पहला फायदा जो डिस्कस हुआ वो ये है कि लैंगिक जनन में विविधता ज्यादा आती है। मतलब सॉरी, विविधता ज्यादा आती है। दूसरा फायदा ये है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जीव जैसी संतति होती है, जबकि यहाँ पर जो है वो जीव जैसी संतति नहीं होती, अलग हो जाती है। दूसरा मामला जो निकल कर आया है वो ये है कि जटिल जो मैंने अभी बोला, जटिलता, लैंगिक जनन जो है जो ज्यादातर सरल जीवों में होता है, एक कोशीय जीव या सरल संगठित जीवों में होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन सरल जीवों में होता है, और लैंगिक जनन जो है वो बहुकोशीय और जटिल जीवों में होता है, और उनके लिए उसमें विशेष प्रकार के अंग भी पाए जाते हैं। और और जो है विविधता के बारे में बात हुई ना, कि विविधता पाई जाती है, विविधता तो बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नर युग्मक मादा युग्मक जायगोट होता है, वो ठीक है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, इसका डायग्राम तो चांसेस कम है पूछे जाने के, लेकिन आ भी सकता है, मैं मना नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल, डायग्राम आ सकता है आपको। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि पौधे में जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो स्त्री केसर के नाम है, नर युग्मकों के नाम बताइए, नर जननांगों के नाम बताइए, मादा जननांगों के नाम बताइए। तो दोनों में आ सकते, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। पौधे के नर जनन भाग और पुष्प के नर जनन भाग का नाम बताइए, पुष्प के मादा जनन भाग के नाम बताइए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो स्त्री के सर में आएंगे ये सब मादा जनन के भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और जो पुंग के सर होते हैं उसमें 2 भाग होते हैं केवल, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु, और पराग कण भी लिख सकते हो आप, पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं पराग कण, है ना। और ये जो है वो दूसरे पार्ट हैं, दल, बादल और पंखुड़ी अंकुड़ी जो है वो बाहर के पार्ट होते हैं, ये पुंकेसर में नहीं आते हैं। इनके स्त्रीकेसर में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। पुंकेसर में भी 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और तंतु, है ना। तो ये 3 3 नाम पता होना चाहिए। उसके बाद एक लिंगी पौधे किसको बोलते हैं? जिनमें ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से दोनों में से कोई एक पाया जाता है, उसे हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। पपीता और तरबूज उसका उदाहरण है, और उभयलिंगी गुड़हल और सरसों के उदाहरण है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद आता है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं, और परागण और निषेचन में अंतर। परागण में क्या होता है?
परागण में जो है पौधे के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पे गिरना, वर्तिकाग्र पर जाना, उसको हम परागण कहते हैं। परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण, पर परागण। जब स्वपरागण उसी पौधे के पराग कण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम स्वपरागण बोलते हैं। और उस पौधे के एक पौधे के पराग कोश से पराग कण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो उसे हम पर परागण बोलते हैं, है ना। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जो हम पर परागण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हवा, हीट या पानी कुछ भी हो सकता है। और ये प्रोसेस जो है वो भैया परागण की प्रोसेस कहलाती है। हाँ, ये एक पौधे से दूसरे पौधे या फूल? एक बार फिर से सुनो। स्वपरागण क्या होता है? एक फूल के पुंकेसर से पराग कणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरना, वो कहलाएगा स्वपरागण। और जो पर परागण रहेगा उसमें एक पौधे के परागकोश के पराग कणों का दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरना। पौधे की बात नहीं आएगी, आप दूसरा पौधा भी हो उसी पौधे को भी। अच्छा, आपका पौधे का मामला है क्या? एक पौधा और दूसरा पौधा के एक फूल से दूसरे फूल। हम्म, समझ पौधा गया बोल डाउट, दिया समझ था। गया, समझ गया डाउट। एक बार कंफर्म करने दो, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ इसमें। यदि यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये स्वपरागण कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प, हाँ मैंने पौधा बोला, दूसरा पौधा, दूसरा पौधा बड़ी बात हो जाएगी। एक पौधे मतलब एक ही पेड़ में एक फूल से दूसरे फूल पर भी गिरता है तो भी वह पर परागण ही होगा। सही है मेरे ख्याल से, ऋषि डाउट है ना, मैं समझ गया हूँ डाउट सही। एक पेड़ के एक फूल से दूसरे फूल पे भी होता है तो भी वो पर परागण होगा। मैं सही समझाऊं डाउट 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 आपका? ऋषि हाँ भैया ठीक। है ना? नींद आ रही है क्या? देखो, नहीं भैया नींद नहीं आई, वो आपने पौधा बोला था तो मैंने सोचा पौधे हाँ नहीं दूसरे पौधा पौधे पे नहीं, गिर रहे पौधा तो नहीं, अलग नहीं ही नहीं फूल नहीं, उगेगा ना। नहीं नहीं सही है। पौधा तो नहीं, केवल उसी पेड़ के दूसरे फूल पे भी गिरता है तो उसे हम पर परागण कहेंगे। बिल्कुल सही। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ये परागों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा होता है, जैसे भौरों के द्वारा, है ना, वहां से चले आते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है परागण की प्रोसेस ये है, पुंकेसर के परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना, ये परागण की प्रोसेस है। और नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया, दोनों आपस में मिलने की प्रक्रिया, उसको हम निषेचन बोलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया परागण के बाद होती है। निषेचन की प्रक्रिया परागण के बाद होती है। हाँ शिखा, क्लियर आवाज नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको मैसेज टाइप करना पड़ेगा। आपकी मैसेज आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अटक अटक के आ रही है। मैसेज टाइप कर दो। सो निषेचन की प्रक्रिया बाद में होती है। पहले परागण से परागकण कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे गिरेगा, यहाँ पर आएगा, परागकोश से परागकण यहाँ आएगा, और यहाँ से आने के बाद फिर नीचे धीरे धीरे अंडाशय में जाएगा। तो पहले परागण की प्रोसेस हो गई यहाँ पर। उसके बाद जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा यहाँ पर अंडाशय में, तो फिर ये प्रोसेस नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रोसेस जो है वो निषेचन कहलाती है ना। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर अंकुरण आया है, इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो जो नवोद्भिद का उगना, जो नया बीज होता है ना, उसका उगना अंकुरण कहलाता है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे, इस वाले डायग्राम पे क्वेश्चन पूछ लिया है, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो प्रांकुर क्या होती है, मूलांकुर क्या होते हैं, इस पे, है ना। अंकुर के भी दो भाग हैं, दो दो प्रकार के अंकुर होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। मैंने भी आप लोगों को बोला हुआ है ना, एक अंकुर बाहरी अंकुर, एक आंतरिक अंकुर। तो वो अंकुर अलग है, ये अंकुर अलग है, प्रांकुर और मूलांकुर। वैसे उसको भी, अंदर वाले अंकुर को मूलांकुर बोल सकते हैं और बाहर वाले अंकुर को प्रांकुर बोल सकते हैं। बॉयज की क्लास में नहीं हुई ये चीज डिस्कस, गर्ल्स समझ सकती हैं अगर जो समझ रही होंगी। अब ये मत बोलना कि भेदभाव करते हैं, हमको नहीं बताया। तुम लोग को क्लास में बात निकल पड़ती कभी कभार, तो वो बात निकल जाती है, इसलिए क्लास में निकली नहीं होगी इसके कारण। तुम्हारी क्लास में कुछ और बात हुई होगी, ऐसा नहीं है कि हुई नहीं है, तुम्हारी क्लास में कुछ और बात हुई होगी।
तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, जो बीज रहता है उसमें ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्रांकुर, और जो मूल होता है, नीचे वाली चीज होती है, उसको हम मूल अंकुर बोलते हैं, जो कि बाद में जड़ बन जाता है। मूलांकुर बाद में जड़ बन जाता है। और जो भावी प्ररोह, जो ऊपर का जो भाग होता है प्रांकुर, प्रांकुर रहता है, वो भावी प्ररोह मतलब तना बनता है। वो प्रांकुर क्या बनता है? तना बनता है, प्ररोह, है ना। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में पूछी हुई है, आएगी वो। मानव में लैंगिक जनन, तो मानव में लैंगिक जनन क्या होता है? क्वेश्चन नहीं पूछ पाए अंशिका आप। पूछा तो आप तक। अरे नहीं पहुंचा, और मैसेज नहीं आया, और आपकी आवाज अब थोड़ी सी ठीक आ रही थी। अब आया, खाना नहीं थे। आ गया, आ गया। आया। दूसरी प्रजाति के फूल पर गिरे यदि, तो चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पर प्रजनन हो ही, चांसेस है वो खराब हो जाएगा, वो जो परागकण रहेंगे अगर दूसरी प्रजाति की, मतलब दूसरे पौधे के ऊपर गिरते हैं, वो चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा, प्रजनन वहां नहीं होगा। अगर किसी का हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर है पौधे में और फिर हो जाता है यदि प्रजनन, तो जो हमें प्रजाति मिलेगी वो नई प्रजाति होगी। इन केस अगर एक पौधे का जो पुंकेसर से परागकोश से परागकण जो है दूसरे पौधे के उसी प्रजाति पे गिरते हैं तो हो जाएगा प्रजनन। अगर दूसरे प्रजाति पे गिरते हैं तो फिर 50-50 चांसेस है कि हो भी सकता है प्रजनन, ज्यादातर केस में नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर हमें नई प्रजाति मिलेगी, है ना। तो उसमें भावी पीढ़ी जो है वो, मतलब उसमें जो पीढ़ी होगी वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की मामला जाएगा, फिर वहां पर दोनों ही बात हो सकती है। तो यहाँ पर फिर मानव में लैंगिक जनन आता है, उसमें जो है पहले ही बात कर चुके हैं। अच्छा, इसमें जो लड़के लड़कियों में जो एज के साथ जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। टीनेज आते आते आपके बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये चीज जो है प्यूबर्टी कहलाती है, यौवनारंभ कहलाता है। इस एज में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कई हार्मोन लेवल पे भी परिवर्तन आते हैं, बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, वो शायद अभ्यास में भी आएगा कि जो हमारे बॉयज में होते हैं वो क्या क्या चेंज होते हैं, जैसे आवाज का फटना, भारी होना, छाती के बाल आ जाना, दाढ़ी मुश्क आ जाना, वगैरह वगैरह। तो ये चीज जो है वो, और उसी प्रकार से लड़कियों के शरीर में भी जो चेंज आते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद नर जनन तंत्र में लिखा हुआ है, तो नर जनन तंत्र में 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में पाया जाता है, और ये कहाँ बनता है? ये शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही वृषण के कार्य हैं। वृषण जो है वो उदर गुहा में बाहर की तरफ लटके रहते हैं, और शुक्राणु के लिए टेम्परेचर शरीर, अगर ये शरीर के अंदर होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसके कारण से ये शरीर के बाहर होते हैं, है ना। आवाज का जनन से संबंध नहीं है, लेकिन इससे है, टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है इससे है। टेस्टोस्टेरोन के कारण साइड इफेक्ट है वो, एक तरह से टेस्टोस्टेरोन के कारण से जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें जो है वो आवाज का फटना होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण से, और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है तो उसके कारण से पतली होती है आवाज उनकी, तो उसके कारण से आप खुद सोच सकते हो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण जो है वो 2 काम करते हैं, वृषण के कार्य लिखने के लिए आते हैं। पहला, शुक्राणु उत्पादन करते हैं, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करते हैं, जिससे यज्ञों में जो लड़कों में यौवनारंभ के समय जो लक्षण होते हैं उसका नियंत्रण होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण से। तो ये 2 चीजें होती हैं, शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं वृषण में, और फिर यहाँ से शुक्रवाहिनी के द्वारा यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पहुंचते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय में एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड यहाँ से पूरा भरा हुआ रहता है, जो शुक्राणु को तरल माध्यम प्रोवाइड करता है, और यहाँ से मूत्र मार्ग और शुक्राणु का मार्ग सेम होता है, उभयनिष्ठ मार्ग बोलते हैं। शुक्राणु जो है यहाँ से तैरकर इस लिक्विड में से जा रहे होते हैं, और महिला जनन तंत्र तक उसको पहुंचाया जाता है। तो क्लास में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं इस पे अपन। उसके बाद जो है मादा जनन तंत्र के बारे में आता है, तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि जो अंडाशय होता है उस नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। अंडाशय, यहाँ 2 अंडकोश पाए जाते हैं, दोनों में हजारों अंडे होते हैं।
हर मंथ में एक अंडा निकलता है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से माध्यम से यहाँ जाता है गर्भावस्था में, गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय जो है वो खुद को तैयार करने लगता है इस अंडे को परिपक्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए शुक्राणु का आना जरूरी है। शुक्राणु आता है तो शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हुए जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और यहाँ पर निषेचन होता है, फिर वो शुक्राणु अंदर घुसता है अंडे के। एनिमेशन से आपने देखा है। वीडियो अगर खत्म हो जाए तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट।